अफ़गानिस्तान, वो खूबसूरत देश जिसकी तरफ आज सारी दुनिया एकटक होकर देख रही है। अमेरिकी बमबारी और 2 दशकों से निरंतर हो रहे हमलों से आज जर्जर हो चुके अफ़गानिस्तान के कंधार, काबुल, हेरात और मज़ार शरीफ जैसे शहर एक समय अपनी खूबसूरती, जलवायु तथा बेहतरीन किस्म के मेवों के उत्पादन की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। वर्तमान में आतंकवाद और तालिबान की दहशत से घिरा यह राष्ट्र करीब 600 साल पहले जन्नत की तरह हसीन होने के साथ साथ सभ्यता का प्रमुख केंद्र और पौष्टिक मेवों का मुख्य उत्पादक भी था। 7वीं सदी तक अखंड भारत का एक हिस्सा अफ़गानिस्तान था। अफ़गानिस्तान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में यह बौद्ध राष्ट्र बना और अब वह एक इस्लामिक राष्ट्र है। सन 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर उपगण स्थान अफ़गानिस्तान को उसे सौंप दिया था। यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पूर्व तक यह स्थान आर्यों का था। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत तथा अन्य ग्रहों में वर्णन मिलता है। महाभारत में गांधारी के देश के अनेक संदर्भ मिलते हैं। हस्तिनापुर के राजा संवरण पर जब सुदास ने आक्रमण किया तो संवरण की सहायता के लिए जो पस्थ लोग पश्चिम से आए वे पठान ही थे। अफ़गानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बगराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों में अनेक मूर्तियों, स्तूपों, संघारामों, विश्वविद्यालयों और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। काबुल के आसामाई मंदिर को 2000 साल पुराना बताया जाता है। आसामाई पहाड़ पर खड़ी पत्थर की दीवार को हिंदू शाहों द्वारा निर्मित परकोटे के रूप में देखा जाता है। सन 843 ईस्वी में कल्लार नामक राजा ने हिंदू शाही की स्थापना की। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब आतताइयों और लुटेरों का जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत में नहीं घुसने दिया। चीनी यात्री ह्युआन सांग ने इस्लाम व अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 माह ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी। आपने बामियान की वो 2 प्रसिद्ध मूर्तियाँ ज़रूर देखी होंगी जिन्हें तालिबान ने सन 2001 में उड़ा दिया था। छोटे बुद्ध और बड़े बुद्ध से के नाम से ये मूर्तियाँ फेमस थीं। भारत में मुग़ल सल्तनत के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में मुक्त कंठ से अफ़गानिस्तान के शहरों की सराहना की है और काबुल को पूरे विश्व में सभ्यता का मुख्य केंद्र बताया था। 2 दशक से अधिक समय के शासनकाल में बाबर के अधीन वह सारा हिस्सा रहा जिसे आज आधुनिक अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है। बाबर ने अपनी किताब में कहा है कि सन 1504 ईस्वी में बर्फीले तूफ़ान के बीच अपने 300 साथियों के साथ मातृभूमि फरगना से चलकर हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए उसने काबुल में प्रवेश किया और ख़ुद को वहाँ का शासक घोषित कर दिया। सन 1511 ईस्वी तक उसके राज्य की सीमाएं ताशकंद से काबुल और गजनी तक फैल गई थीं, जिसके तहत समरकंद, गोखारा, हिसार, कुंदुज और फरगना शामिल थे। इतना ही नहीं, बाबर के काबुल प्रेम और खूबसूरती का वर्णन उसकी पुत्री कुलबदन बेगम ने भी अपने संस्मरण में किया है। इतिहासकारों की राय में बाबर ने अपने संस्मरण में अफ़गानिस्तान की प्रकृति, राजनीति, सभ्यता और संस्कृति के तमाम पहलुओं का बारीकी से वर्णन किया है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे काबुल के फलों की उसने बड़ी तारीफ़ की है, जिसमें अंगूर, अनार, खुबानी, सेब, नाशपाती, बेर, आलू बुखारा, अंजीर और अखरोट जैसे फलों का विवरण है। बाबर ने अपनी किताब में अफ़गानिस्तान की गर्म घाटी में पैदा होने वाले गन्ने, संतरे और गलगल के बारे में भी लिखा है। इतना ही नहीं, किताब में उन काफ़िलों का भी उल्लेख किया गया है जो फरगना, तुर्कमेनिस्तान, समरकंद, बुखारा, बल्ख, हिसार और बदखशां से काबुल की ओर आते थे या पुरासान से कंधार की ओर जाया करते थे। काबुल अपने सूखे मेवों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और कई तरह के सूखे मेवे काबुल से विश्व भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अपने संस्मरण में हिंदुस्तान की ओर से लाए जाने वाले पशुओं, गुलामों और वस्त्रों के अलावा तरह तरह के मसालों और शक्कर का भी उसने जिक्र किया है। बाबर की आत्मकथा के अनुसार वह काबुल के आसपास गिरने वाली बर्फ़ की खूबसूरती का भी बहुत कायल था। उसने यहाँ के सुंदर चरागाहों का भी वर्णन किया है। उसने काबुल को एक ऐसे शहर के रूप में मान्यता दी है जहाँ की जलवायु की तुलना विश्व के किसी अन्य शहर की जलवायु से नहीं की जा सकती। उसने लिखा है कि वहाँ बसंत और गर्मी के बीच के समय बिना फर के कंबल के सोया नहीं जा सकता था।
आत्मकथा में बताया गया है कि बाबर को बागवानी का बहुत शौक था और उसने काबुल में बाग-ए-वफा नाम से एक उद्यान बनवाया। इसके अलावा भी उसने 10 और बाग बनवाए। अफ़गानिस्तान में बाबर के बाग के नाम से ये उद्यान मशहूर हैं। इन खूबसूरत उद्यानों में ज़्यादातर मद्यपान के आयोजन हुआ करते थे। उसकी चित्रकला में भी गहरी रुचि थी और हेरात शहर चित्रकला का एक बहुत बड़ा केंद्र था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफ़गानिस्तान में किसी समय सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्याना था और हवाई कंपनी भी आर्याना के नाम से जानी जाती थी। इस्लाम आने के पहले अफ़गानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम वीजू, पख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था। इतिहास की तरफ मुड़कर देखें तो मुस्लिम आक्रांताओं जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश के सुल्तानों का और मुग़ल वंश का अफ़गानिस्तान से संबंध रहा है। अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और मराठों की एक बहुत विश्व प्रसिद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस जंग में अफ़गान सेना की निर्णायक जीत हुई थी, लेकिन दोनों ही खेमों के दसियों हज़ार लोग जंग में मारे गए थे। अफ़गानिस्तान के एक बड़े इलाके में इस जंग को आज भी मराठाई वहाल यानी मराठों को शिकस्त देना को याद किया जाता है। कंधार इलाके में आज भी यह पश्तो ज़बान की एक कहावत के तौर पर मशहूर है। पश्तूनों के बीच आज भी आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि तुम तो ऐसे दावे कर रहे हो जैसे तुमने मराठों को शिकस्त दे दी है, या फिर सवालिया तरीके से पूछा जाता है कि तुमने किस मराठा को हरा दिया है। मराठों की वीरता की ये जंग एक गवाह थी। अफ़गानिस्तान का काबुल शहर अपने विश्व प्रसिद्ध मेवों, अपने बेहतरीन बाज़ारों, ओपन एयर मार्केट्स जो खुले आसमान के नीचे बाज़ार लगा करते थे, और अपने विश्व प्रसिद्ध महलों के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, काबुल अपने बेहतरीन घोड़ों के लिए भी बहुत मशहूर है। काबुल के घोड़े बेहतरीन किस्म के माने जाते हैं। काबुली चना भी आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। हालांकि काबुली चने का अफ़गानिस्तान से केवल नाम भर का ही संबंध है। इसके अलावा हिंदी में एक कहावत भी बहुत मशहूर है, क्या काबुल में गधे नहीं होते। इसका हिंदी में अर्थ है कि अच्छे बुरे इंसान सभी जगह पाए जाते हैं। इसके अलावा काबुल अपनी बेहतरीन किस्म की बेहद खुशबूदार हींग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हमारे देश के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 125 साल पहले एक अफ़गान की संवेदनशीलता उसके वात्सल में बूझी, जो अपनी झोली में से पिस्ते, बादाम, किशमिश, चिलगोज़ा निकालकर कोलकाता की नन्ही मिनी को दिया करता था। ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। मिनी भी उसे काबुली वाला कहकर बुलाया करती थी। मिनी के लिए काबुली वाले की झोली जादू का एक पिटारा थी। एक बार काबुली वाले ने उधार के पैसे न मिलने पर तैश में एक ग्राहक को चाकू मार दिया था। उसे सजा हुई। काबुली वाला 8 साल बाद जब जेल से छूटता है तो उसकी आंखें फिर उसी नन्ही मिनी को खोजने लगती हैं। तब तक मिनी बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी। मिनी को दुल्हन के भेस में देखकर पठान मिनी के पिता से कहता है कि साहब, अपनी बेटी को याद करके आपकी बिटिया के लिए थोड़ा सा मेवा लाया था, उसे ज़रूर दे दीजिएगा। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। अफसोस होता है इस बात का कि इस खूबसूरत देश में आज धर्म के नाम पर सत्ता का सौदा हो रहा है और विश्व का यह खूबसूरत देश इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो चुका है। ये शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर शांति ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। हर सदी में युद्ध देखने वाले इस देश ने सिकंदर से लेकर अरबों मंगोलों के हमलों, अनेकों गृह युद्धों, ब्रिटिश अफ़गान युद्ध, सोवियत अफ़गान युद्धों को झेला है। 20 साल की प्रगति के बाद एक बार फिर काबुल की चाबी तालिबान के हाथों में है। कभी बहती थी यहाँ संस्कृति और खुशहाली की धारा, ये धारा फिर कब आगे बहेगी कोई कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी अफ़गानिस्तान की एक मार्मिक कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।